नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अरविंद आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर समास के हम लोगों ने 4 भेदों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हम लोगों ने अव्ययभाव समास पढ़ा, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आज हम जिस समास की बात करने वाले हैं वह समास है द्वंद्व। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास की। सबसे पहले हमें इस शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम जिस समास को पढ़ने वाले हैं उस समास का नाम क्या है और उस नाम का अर्थ क्या है, वह चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं द्वंद्व शब्द, अधिकांश लोग इस द्वंद्व शब्द को द्वंद्व के रूप में, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युद्ध करने की जो चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं, जबकि यह शब्द बना किस प्रकार से है, इस शब्द का निर्माण इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण हुआ है। और आप लोग देखते हैं कि द हलंत रूप में है और व पूर्ण रूप में है, इनको मिलाकर द्वंद्व शब्द का निर्माण किया गया। इस द्वंद्व पीछे व की ध्वनि आ रही है। और इस द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। कोई भी वस्तु है या दो चीज़ें, किसी के नाम जब हम साथ में लेते हैं तो उनका जो युग्म बनता है, एक जोड़ा बनता है, तो द्वंद्व शब्द का अर्थ हो गया युग्म या जोड़ा। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। इस परिभाषा को देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके सरलता से आपको समझ में आ जाएगी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि हम युग्म की बात करते हैं, युग्म यानी जोड़ा का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं या महत्वपूर्ण हैं, अपनी जगह इम्पोर्टेंस वो रखते हैं, अपनी प्रधानता वो रखते हैं, दोनों ही पद। इस समास की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। जब हमने समास का पहला भाग पढ़ा था तो उस पहले भाग में कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन समास में कौन पद प्रधान है, उन सब की बातें हम लोगों ने सीखी और समझी थी। अब द्वंद्व समास ही एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार इस संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद ये कहता है कि विग्रह जब किया जाता है या उसका विग्रह हो रखा होता है तो विग्रह के अंदर किस शब्द की आवृत्ति हुई रहती है, या यूँ कह सकते हैं कौन सा शब्द आया हुआ रहता है। और जब विग्रह से वापस समस्त पद बनाते हैं, सामासिक पद बनाते हैं, समास की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, उस समय हम किस चीज़ को हटाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि द्वंद्व समास, उस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो दो शब्द या दो से अधिक शब्द हैं वो दोनों ही शब्द के बीच में और, या, अथवा, आदि, यहाँ आदि का भी लोप होता है। यहाँ आदि का मतलब ये नहीं और, या, अथवा, आदि, यहाँ आदि का मतलब आदि भी लोप होने वाली चीज़ है। तो ये सारे के सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं या संयोजक शब्द कह सकते हो, इनका क्या होता है, लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जोड़े बनाते हैं। दूसरा, इसके बारे में हम जब आगे चलेंगे तो आगे भी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये भी समास बहुत सरल, जैसे हमने द्विगु समास देखा था, द्विगु समास का तुलनात्मक अध्ययन किया, कर्मधारय का तुलनात्मक अध्ययन किया, तत्पुरुष समास का हम लोगों ने पूर्ण उसकी विवेचना की। अब हम यहाँ जब चलते हैं, यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन द्विगु और द्वंद्व बहुत सरल हैं, शब्द देखते ही आपको उसमें उत्तर नजर आने लगता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि यह जो समास है ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है। अब दो से अधिक पदों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है तो आप लोग देखेंगे, हम लोग कई बार बात करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो कहता है तुम मेरे साथ हो तो किस प्रकार से हो, तब आप उत्तर क्या देते हो,
मैं आपके साथ तन मन धन इस प्रकार से जवाब देते हैं। इसका जवाब देने के साथ साथ कई लोग कहते हैं कि तन मन धन और जीवन समर्पण। इसलिए गीत भी, कई लोग गीत भी गाते, तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तो यहाँ जब आप लोग देखते हैं तो तन मन धन जीवन, तो यहाँ उस गीत के साथ ही उस गीत के बोल ले सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि गीत के बोल प्रारंभ करना द्वंद्व समास की वजह से ही आया होगा। उसकी पंक्ति इसी से प्रारंभ हुई होगी, लेकिन उसकी पंक्ति प्रारंभ होने पर हम लोगों को क्या मिल गया कि दो से अधिक पदों का इसमें प्रयोग हो गया, तन मन धन और जीवन। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 पदों का प्रयोग हो गया। यही एकमात्र ऐसा समास है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2 से अधिक पदों का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे चलते हैं कि द्वंद्व समास जो है, उस द्वंद्व समास को समझने के लिए हमें इसके उपभेदों को देखना पड़ेगा। द्वंद्व समास के उपभेद कौन कौन से हैं, आइए अब हम देखते हैं। द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। कौन से हैं? सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक और तीसरा समाहार। यहाँ हम इस शब्द की विवेचना करेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में भी समझेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस विषय का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही सरल द्वंद्व समास है, इसकी कहीं पर भी आपको कठिनाई नज़र नहीं आएगी। आपको सहजता से इसको देखना और समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग द्वंद्व समास के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि द्वंद्व समास के जो 3 भेद प्रयुक्त होने लग गए, उसके संबंध में भी प्रश्न आने लग गए। तो इन 3 भेदों को समझे कैसे, किस प्रकार से यह हमारे परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमें इनके उत्तर देने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इतरेतर द्वंद्व के बारे में। तो ये जो इतरेतर शब्द दिया हुआ है, इस इतरेतर शब्द में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि समासिक शब्दों के अंदर आवश्यकता अनुसार हम लोग संधि के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संधि के अंदर हम लोग समास का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ गुण संधि का प्रयोग हुआ, इतर, यहाँ अ और प्लस ई, अ और ई मिलकर एक ही मात्रा बन गई, शब्द बन गया इतरेतर। यहाँ इतरेतर शब्द का मतलब क्या है? अलग अलग, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो अलग अलग होते हैं और यहाँ किसी न किसी समुच्चय बोधक शब्द का जिनके बीच लोप होता है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा को। यहाँ इसकी परिभाषा को यदि हम लोग देखें तब आपको लगेगा कि 2 जो संज्ञा शब्द होते हैं, उन 2 संज्ञा शब्दों को मिलाकर हम लोग एक समस्त पद बनाते हैं। 2 अलग अलग संज्ञा शब्द है और इनके बीच में समुच्चय बोधक का लोप होता है। तो वो जो समुच्चय बोधक का लोप होता है तो वो किस प्रकार से होता है? आप लोगों ने अभी, मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखे थे, तन मन धन जीवन, ये जो शब्द रखे थे, यहाँ इन शब्दों को रखने का भाव भी यही है कि संज्ञा शब्द और उन संज्ञा शब्दों सारे अलग अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग भाव दे रहे हैं। तो जब अलग अलग भाव देने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है तो हम लोग वहाँ इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि मैंने यहाँ प्लस लगा रखा है जबकि यहाँ योजक चिन्ह आएगा। तो एक सरल चीज़ ये भी है समझने के लिए कि द्वंद्व समास जो है
उस द्वंद्व समास में सामासिक पद या समस्त पद हम लोग जिसे कहते हैं, उस सामासिक पद या समस्त पद के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। अब इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि इस समास का जब हम लोग विग्रह करते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। हमने अभी देखा कि लोभ किसका होता है, लोभ होता है और का, लोभ होता है तथा का, लोभ होता है या का, लोभ होता है अथवा का, लोभ होता है आदि का। तो या और अथवा तो समान है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को ही आधार बनाकर, इन तीन चीज़ों को ही आधार बनाकर उपभेद बनाए गए। किसके? द्वंद्व समास के। किसके भेद बनाए गए? द्वंद्व समास के भेद बनाए गए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम और की बात करते हैं। और का प्रयोग कब होता है? और का प्रयोग होता है इतरेतर द्वंद्व में। ऐसा भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ इस समास में और शब्द का लोप हुआ है। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यह पूरा का पूरा समास बहुत सरलता लिए हुए है, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पर और शब्द का प्रयोग होता है या जिन सामासिक पद में और का लोप होता है वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने लिखा हुए हैं। दाल रोटी, राम कृष्ण, कृष्णार्जुन, हरिहर। तो दो संज्ञा शब्द की बात आ गई, एक और दो। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग जिनको करने वाले हैं उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर करें और किस प्रकार से हम लोग समझें कि किन का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो आइए, अब मैंने आपके सामने खूब सारे उदाहरण रखे हैं। उन उदाहरण को यदि देखेंगे तो कहते हैं कि दाल रोटी शब्द है, तो दाल अलग चीज़ है, रोटी भी अलग चीज़ है, पहली बात। दूसरा, कई बार क्या होता है, दाल रोटी कहने का मतलब वाक्य के अनुसार, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वाक्य के अनुसार हमें इस द्वंद्व समास के भेदों का प्रयोग करना है। यहाँ कैसे इनका हम प्रयोग करते हैं, तो कई व्यक्ति कई बार आके पूछता है कि आज घर में क्या बना है, कि आज घर में दाल रोटी ही बनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दाल और रोटी दो ही चीज़ें बनी हैं। दूसरा जब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई तुम्हें खाना मिला कि नहीं मिला, तो वो जवाब देता है कि दाल रोटी मिल जाए तो ही पर्याप्त है। यानी वाक्य के अनुसार हम लोग इन द्वंद्व समास के उत्तर को करेंगे, द्वंद्व समास के जो उपभेद हैं उनको समझेंगे। तो दाल रोटी शब्द का प्रयोग इतरेतर द्वंद्व में भी आता है और दाल रोटी शब्द का प्रयोग समाहार में भी जाता है। लेकिन जहाँ एक समूह का बोध हो, जब हम बात करें और उस बात में समूह का बोध हो तो समाहार की तरफ जाएंगे। और यदि सीधा सीधा ही है, वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य के अनुसार हमें लगता है कि यहाँ केवल और केवल अलग अलग दो चीज़ों के बारे में ही हमें बताया गया है, तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग होता है। बस इतनी सी सावधानी हम लोगों को रखनी है, इसके अलावा इस समास में और कुछ भी नहीं है। दूसरी जो सावधानी थी मैंने आपको पहले ही बता दी कि और शब्द का प्रयोग, या अथवा का प्रयोग और आदि का प्रयोग, इस आधार पर समास, द्वंद्व समास के जो उपभेद हैं तीन, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पर आ गया और शब्द को लेकर। अब इनका विग्रह करना है तो योजक चिन्ह को हटाना है। पहले ये देखना है, जब आप योजक चिन्ह को हटाएंगे तो योजक चिन्ह को हटाने पर आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा अलग अलग चीज़ें हैं, दाल और रोटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि समास विग्रह हम लोग किस प्रकार से करें। तो आपके सामने है
कि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय आपको केवल और केवल और शब्द का प्रयोग करना है। दूसरा देखते हैं राम और कृष्ण। राम अलग है, कृष्ण अलग है, दोनों की इंपॉर्टेंस ही है। अब कोई कहता है, दूसरा और भी समझ लेते हैं, इसको समझने के प्रकार है। दूसरा प्रकार कहता है कि तू राम और कृष्ण दोनों में से किसकी पूजा करेगा? तो कई लोग कहते हैं मैं राम और कृष्ण दोनों की ही पूजा करूंगा। राम और कृष्ण दोनों की ही पूजा करूंगा। क्यों पूजा करूंगा? कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। वो आध्यात्मिक दृष्टि से हम बात करते हैं तो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, तो दोनों को अलग नहीं मानकर वो कहते हैं राम और कृष्ण दोनों की पूजा करूंगा। दूसरा, इसको हम देखते हैं कृष्णार्जुन। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, और आ की मात्रा आने का मतलब हो गया यहाँ दीर्घ संधि का भी प्रयोग हुआ। दो शब्द आपको दिखेंगे, कृष्ण और अर्जुन। तो जब दोनों ही आ गए, अलग अलग है दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। और जब दो संज्ञा शब्द वो भी अलग अलग, दोनों ही अपनी जगह महत्व रखने वाली, तब ऐसी स्थिति में हम लोग, क्योंकि ये एक अपनी महत्वता रखते ही हैं, तो महत्वता रखने वाली जब संज्ञा शब्द आती है तो वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें केवल और केवल और शब्द का प्रयोग करके इसका विग्रह कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ विग्रह ही है और कुछ भी नहीं है। और हमें लगे कि हम इसका सामासिक पद बनाएं, समास करें, समास पद बनाएं, तब आपको लगता है कि हाँ संधि का नियम होने की संभावना पूरी है, तो कृष्ण प्लस अर्जुन, इनमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ अ की मात्रा आ गई, यहाँ अ आ गया, तो दोनों में अ आ गया, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्णार्जुन। इस प्रकार से तो जब संधि के नियम की आवश्यकता होती है तो हम लोगों को संधि का नियम भी कर देना चाहिए, और यदि आवश्यकता नहीं है तो आप उसे वैसा का वैसा लिखकर छोड़ सकते हैं। तो आगे वाले जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, उन आगे वाले शब्दों में भी आपको जो चीज़ दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है हरिहर। हरि विष्णु को कहते हैं, हर शिव को कहते हैं, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ये हरि और हर, हरि विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द है, और हर जो है वह शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द की भी जानकारी हो गई, दोनों ही अलग अलग हैं, तो हरि और हर। तो समास विग्रह करते समय हमें केवल और का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से अभी मैंने आपके सामने कई सारे शब्द रखे थे, कंद मूल फल, और मैंने एक बात बताई भी थी, मैंने ये बताया कि यहाँ द्वंद्व समास ही एक ऐसा है जिसमें दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो कंद मूल फल 3 का हो गया, तो तीनों के बीच में और का प्रयोग करना है, कंद और मूल और फल। तो और का प्रयोग करके हम लोग यहाँ इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण के रूप में इसका प्रकटीकरण कर सकते हैं। मन कर्म वचन, तो यहाँ पर भी और का प्रयोग कर सकते हैं। तन मन धन, अन्न और जल, तन मन धन जीवन, इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया था। तो आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ इतरेतर द्वंद्व है, एक नहीं 4 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। बात आती है यहाँ पर, यह जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यह सारे के सारे संख्यात्मक शब्द हैं, लेकिन ये शब्द बने कैसे? जैसे 25 शब्द है, परीक्षा में भी पूछे हुए, 25 पूछा हुआ है, 68 पूछा हुआ है, 85 शब्द परीक्षा में पूछा हुआ है। जो आप 85 बोलते हो ना, इसका शुद्ध उच्चारण 85 है। अब ये बने कैसे? 25 बना कैसे? 5 और किसको मिलाया? तो आप कहेंगे और 20 को मिलाया। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी संख्यात्मक कोई चीज़ आती है, संख्यात्मक कोई भी शब्द आता है, तो वह इतरेतर द्वंद्व में दोनों ही रूप से संख्यात्मक हो। ऐसा नहीं कि एक संज्ञा शब्द है और दूसरा वो उसका विशेषण बताने वाला संज्ञा शब्द है और आप उसे इतरेतर द्वंद्व या द्वंद्व समास में ले लें, ऐसा नहीं है, वो द्विगु समास में चला जाएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 25 ऐसा यदि आ जाए, मैं आपको कुछ इसकी सीमाएं भी बताऊंगा कि किन शब्दों का प्रयोग हो सकता है।
तो उनकी सीमाओं पर भी चलेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसकी विग्रह को करना सीखें। तो जब कभी भी कोई संख्यावाची शब्द, संख्या दर्शाने वाला संख्यात्मक शब्द आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, पहले विग्रह करते समय छोटी वाली संख्या को लिखना है, उसके बाद बड़ी वाली संख्या को लिखना है। यह चीज़ आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखनी है। जैसे 64 लिखा हुआ है, 64 शब्द लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 64। अब कुछ भी कौन से होंगे, मैंने अभी कहा, आपको सीमाएं भी बताऊंगा। तो 64 बना कैसे आपको पता है, तो आपको पता है 60 + 4 इस प्रकार से 64 बना है। तब आप कहेंगे छोटी संख्या को लिखना है पहले 4 और पीछे लिखना है 60। 4 और 60 से बना ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समास विग्रह करते समय छोटी संख्या का प्रयोग पहले करना है। 85 शब्द बना है, 85 कैसे लिखते हैं गणित में, इस प्रकार से लिखते हैं। तो छोटों को पहले आगे रखना चाहिए, ये भी चीज़ आप लोग समझते ही हैं। बड़े ही अगर आगे चले जाएंगे तो फिर छोटों को आगे बढ़ाएगा कौन। तो यहाँ छोटों को आगे बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। तो 5, तो आप लोग देख सकते हैं 5 और विग्रह करते समय 80, क्योंकि 85 बने कैसे, 80 + 5 से बने हैं, 5 + 80 से बने हैं। तो इस प्रकार से आप लोग संख्यावाची शब्दों को भी इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता है क्या सारे के सारे संख्यावाची शब्द इसमें प्रयुक्त होंगे? नहीं, उसके लिए कुछ सीमाएं हैं। कौन कौन से शब्द संख्यावाची हैं जो इसमें प्रयुक्त नहीं होते? तो आइए हम लोग उसी बात की चर्चा करते हैं और आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग संख्यावाची के रूप में नहीं होता और किन का प्रयोग होता है। तो ये इसने कुछ सीमाएं बांध रखी है। सबसे पहले ये कहता है 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वह इतरेतर द्वंद्व या द्वंद्व समास में प्रयुक्त नहीं होती। दूसरा, इसने कहा 10 से भाज्य जो भी संख्याएं हैं, यानी जिन संख्याओं में 10 का भाग जाता है। तो आपको पता है 10 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है। 10 का भाग 10 में जाएगा, 20 में जाएगा, 30 में जाएगा, 40 में जाएगा, 100 में जाएगा, 1000 में जाएगा, 5000 में जाएगा, 450 में जाएगा। तो इस प्रकार से 10 से भाजक जो भी संख्याएं हैं, यानी जिन संख्याओं में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है, वह संख्या द्वंद्व समास में प्रयुक्त नहीं होती। इस बात का ध्यान करना है। और 2 बातें हो गई, 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका प्रयोग द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व में नहीं होता। जिन संख्याओं में 10 का भाग जाता है उन संख्याओं का प्रयोग इस समास में नहीं होता। इसके अलावा जिन संख्याओं के अंत में 9 आता है, जिन संख्याओं के अंत में 9 आता है, तो कौन सी संख्या है ऐसी? तो आप लोग कहेंगे 19, 29, 39, 39 शब्द है, और 49, 59, 999, 99, 89, 89, 79। तो इस प्रकार से 79, 89 ये भी आप देखेंगे तो इनके उच्चारण में भी हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ देखने की बात है कि जिन संख्याओं के पीछे 9 आएगा उन संख्याओं का प्रयोग भी इस समास में नहीं होगा। तो यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस बात पर स्टार भी लगा सकते हैं, इसकी उपयोगिता भी आपको दिखाई दे रही है। फिर ये कहता है कि इनको छोड़कर अन्य जितनी भी संख्याएं हैं वह द्वंद्व समास में प्रयुक्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि उनमें 2 संख्याओं का मेल होता है। यहाँ उन लग गया, उन लगने का मतलब होता है उन उपसर्ग लग गया। कारण आपको बता देता हूँ, यहाँ उन उपसर्ग लग गया। उनका अर्थ काउंटिंग में नहीं आकर एक कम से लिया गया है, एक कम। इसलिए इनका प्रयोग हम लोग इतरेतर द्वंद्व में नहीं करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ
कि मैंने जो भी आपके सामने बात रखी है आपको बड़ी सरलता से समझ में आई होगी। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई इतरेतर द्वंद्व में किस प्रकार से। अब शब्द लिखा हुआ है 71, इक यानी एक और 70, लेकिन 29, 29, 19, 29, 39, 49, 59, इनका प्रयोग 69, इनका प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। तो आप लोग देखें कि किस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग द्वंद्व समास के दूसरे भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि आपको लगता है कि द्वंद्व समास के जो भेद हैं उसमें से इतरेतर द्वंद्व जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दूसरा, हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि हम लोग आपको महत्वपूर्ण चीज़ों का संचय ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना समय, आपके लिए भी कीमती है, हमारे लिए भी कीमती है, हम उसको बर्बाद करें और अनावश्यक इधर उधर की बात करके उन विषयों को बढ़ाएं। हमारा मूल मकसद, हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं, जो भी कंटेंट्स आपको दे रहे हैं, जो भी विषय वस्तु आपको दे रहे हैं, वह ऐसी हो कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आइए हम लोग अब अपने अगले द्वंद्व समास के महत्वपूर्ण भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। द्वंद्व समास का जो उपभेद है वह वैकल्पिक, नाम से ही पता चलता है। पहले मैंने कहा था इतरेतर, वो भी नाम से पता चल रहा था, और अब हम लोग वैकल्पिक द्वंद्व की बात करते हैं। वैकल्पिक बना किससे है? शब्द बना है विकल्प और प्लस इक, इससे बना है। जहाँ विकल्प हो, विकल्प का मतलब क्या हो गया? एक या दो, तो विकल्प की बात हो गई। जहाँ विकल्प की बात होती है वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व का प्रयोग होता है। और आप लोग जानते हैं कि विकल्प की बात कहाँ पर होती है। आप लोगों ने हिंदी के अंदर विलोम शब्द पढ़े होंगे। विलोम शब्द विकल्प को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? अमीर, गरीब। तो विकल्प को दर्शाने का काम अमीर बनोगे या गरीब बनोगे समझाने के लिए है। यश को प्राप्त करोगे या अपयश झेलोगे, धर्म को अपनाओगे या अधर्म को अपनाओगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ आपको लगती है, एक को पढ़ते ही दूसरे का भाव स्वतः ही आपके मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व का प्रयोग होता है। तो इसकी परिभाषा को देखेंगे तो परिभाषा में भी वही चीज़ आपको दिखाई देगी कि इस उपभेद में शब्दों के मध्य विलोम का भाव होता है, यानी विपरीतार्थ, विपरीत का भाव देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ वैकल्पिक, क्योंकि मैंने आपके सामने रखा दिन, तो दिन शब्द रखते ही आपके दूसरा शब्द स्वतः ही आ गया, रात आया। इसीलिए कहते हैं कि यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ही मैंने राजा लिखा तो आपके दिमाग में या तो रानी शब्द आएगा या रंक शब्द आएगा। तो यहाँ विकल्प की बात हो गई। दूसरे शब्द का भी आभास हो जाए तो वहाँ, और ये सबसे सरल है। कैसे सरल है? इन शब्दों को जब देखते हैं, और दूसरा मैंने आपके सामने रख भी दिया कि विलोम का भाव होता है, यानी विलोम शब्द विपरीतार्थ का प्रयोग होता है। किसका? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों का। तो दोनों ही शब्द क्या होने चाहिए? एक दूसरे के विलोम शब्द होने चाहिए। तो जब एक दूसरे के विलोम शब्द होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास, और वो भी कौन सा? वैकल्पिक। और फिर मैंने आपके सामने ये रखा कि विकल्प के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। परीक्षा में जब हम लोग 10वीं 12वीं परीक्षा में पढ़ते थे तो प्रश्न आते थे, निबंधात्मक प्रश्न आते थे, ये करो या नीचे वाला करो। ऐसे जब प्रश्न आते थे तो या लिखा हुआ रहता था
या उनके बीच में अथवा लिखा हुआ रहता था। तो वैकल्पिक द्वंद्व का विग्रह करते समय हमें इन्हीं का प्रयोग करना है। तो आइए इसके बाद आगे चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हमने अंडरलाइन पूर्व में भी कर दिया है। वैकल्पिक द्वंद्व दोनों ही पदों के मध्य में या और अथवा का प्रयोग हम लोग करते हैं, और या और अथवा का प्रयोग ये पूर्व में मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके बाद हम उसके कुछ उदाहरण करते हैं, उन उदाहरणों से आपको काफ़ी चीज़ें उसका समाधान हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सुख और दुख, जो ही सुख शब्द ध्यान में आता है दुख स्वतः ही उसके साथ आ जाता है। पाप शब्द जो ही काम में लेते हैं तो पुण्य उसके साथ आता है। राग होगा तो उसके साथ विराग भी होगा, धर्म होगा तो उसके साथ अधर्म भी होगा, खरा होगा तो खोटा भी हो सकता है, उचित होगा या अनुचित, आय होगी या व्यय होगा, लाभ होगा या हानि होगी, जीवन हो गया मरण। यानी आपको जितने भी विलोम शब्द आ रहे हैं, विलोम शब्दों की जितनी भी जानकारी आप लोगों को है, तो आप उन विलोम शब्दों का प्रयोग वैकल्पिक द्वंद्व में कर सकते हैं। लिंग वाले शब्द जितने भी हैं उनको इतरेतर द्वंद्व में उसका प्रयोग कर सकते हैं। माता पिता, माता और पिता, क्योंकि उनमें तो दोनों की इंपॉर्टेंस है, यहाँ दोनों का महत्व नहीं है। एक चीज़ अपनानी है, कोई सी भी अपना सकते हैं, वहाँ दोनों को अपनानी, माता और पिता, भाई और बहन, तो वो इतरेतर द्वंद्व में चला जाएगा। लेकिन विकल्पिक द्वंद्व में क्या होगा, दोनों ही विकल्प को दर्शाएंगे, अर्थात विलोम का भाव जिन शब्दों के साथ होता है, दूसरा विपरीत अर्थ देता है। एक को पढ़ेंगे तो दूसरा स्वतः ही कि भाई तुम्हारे पास सोना खरा है, जैसे ही शब्द बोलते हैं तुम्हारे पास सोना खरा है, तो आपके दिमाग में एक और चीज़ आती है, या खोटा है। तो ये शब्द जो ही निकलते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि तुम खरा सोना रखते हो या खोटा सोना रखते हो। तो या शब्द जो ही आ गया इसका मतलब क्या हो गया, आपको विकल्प चुनना होता है, और जहाँ विकल्प चुनना होता है वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व का प्रयोग होता है। और वैकल्पिक द्वंद्व में आप लोगों को समास विग्रह करते समय मैंने आपके सामने रखा है, या और अथवा का ही प्रयोग करना है। यानी विलोम शब्द सारे के सारे जितने भी आपको आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे इस द्वंद्व समास में प्रयुक्त होते हैं। अब इनका विग्रह करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ संधि का नियम हो रखा है उन संधि के नियमों के हिसाब से हम लोगों को करना है। तो इसका संधि आप लोगों को पता है, एक शब्द है धर्म और दूसरा है अधर्म। एक धर्म है, एक अधर्म है, तो अ और अ बनकर आ बन गया था, दीर्घ संधि का इसमें प्रयोग हो गया था। तो विग्रह करते समय आप या लगाइए, धर्म अथवा धर्म, या अथवा लगा दीजिए, दोनों ही सही है। तो यह चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अनुचित है, उचित है, तो यहाँ हम लोग करेंगे, पहले उचित लिखा हुआ है तो उचित या अनुचित, उचित कार्य करोगे या अनुचित कार्य करोगे। मैं दोनों ही करूँगा ऐसा संभव नहीं होता, एक का चयन करना होता है। जागूंगा या सोऊंगा, एक का चयन होगा। जागना सोना दोनों साथ में होना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व की बात करते हैं तो बहुत ही सरल है, ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है हम उसकी बात करते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैंने आपको जैसा कहा कि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे उतना ही आप लोगों को नई नई चीज़ें, यदि कोई छूट जाए, जबकि हम जानते हैं और हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है, क्योंकि हम बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य के साथ इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। चाहे अंग्रेजी विषय हो, चाहे हिंदी विषय हो, हम धैर्य के साथ इनका अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले समास की तरफ चलेंगे। देखिए, अब हम लोग अपने द्वंद्व समास के अंतिम भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप लोग देखेंगे अंतिम भेद है समाहार। समाहार शब्द किसको दर्शाता है, तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था द्विगु समास में, अब भी हम पढ़ रहे हैं। समाहार शब्द समूह को दर्शाता है, यानी ऐसे शब्द जो है तो अलग अलग, लेकिन जब उनका हम वाचन करते हैं तो उनको पढ़ते ही हमें एक समूह का बोध हो जाए।
समूह का बोध होने का मतलब ही हो गया कि वहाँ समाहार द्वंद्व का प्रयोग हुआ। कैसे? तो हम कुछ इसकी परिभाषा को देखते हैं पहले। उस परिभाषा को देखने पर भी आपको काफ़ी चीज़ों का समाधान हो जाएगा और हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयोग करेंगे, प्रयास कर। जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा यानी अलावा कि जो पद दिए हुए हैं उन पदों के अलावा उसको पढ़ने पर अन्य अर्थ भी सूचित होते हैं, या यूँ कह सकते हैं अन्य अर्थ के होने की जानकारी होती है, तो वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। या यूँ कह सकते हैं कि वह शब्द जो सामासिक पद है, सामासिक पद शब्द एक समूह को प्रकट करे। किसको प्रकट करे? एक समूह को प्रकट कर दे, तो वहाँ समाहार द्वंद्व का प्रयोग होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एक शब्द लिखा हुआ है मारपीट। क्या लिखा हुआ है? मारपीट। मारपीट जब ये शब्द लिखा हो तो मारपीट में और क्या आ सकता है? एक समूह बनता है एक मारने पीटने का। तो मारपीट का मतलब क्या हो गया? यहाँ हाथ पैर तोड़ना भी हो जाएगा, सिर फोड़ना भी हो जाएगा, धक्का मुक्की भी हो जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो मारपीट शब्द आया, मारपीट में सारी प्रकार की गतिविधियां हो गई, सारी प्रकार की क्रियाएं हो गई। तो जब ये सारी चीज़ें मारपीट में प्रकट हो जाए, यहाँ तक कि गाली गलौज का भी प्रयोग किया जाए, तो गाली गलौज का प्रयोग भी मारपीट के अंतर्गत ही आता है। तो मारपीट एक समूह को दर्शाता है कि वहाँ मारपीट चल रही है। मारपीट का मतलब लाठियाँ भी चल रही होगी, पत्थर भी चल रहे होंगे, सिर भी फोड़े जा रहे होंगे, हाथ पैर भी तोड़े जा रहे होंगे, धक्का मुक्की भी हो रही होगी, गाली गलौज भी दिया जा रहा होगा। तो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। तो जब सारी चीज़ें शामिल होती हैं तो ऐसे समास में समूह का बोध हो रहा है, और जब समूह का बोध होता है तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि यहाँ पदों का अर्थ केवल मारपीट से न होकर शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, सब प्रकार की चीज़ें आ गई, तो वहाँ समाहार द्वंद्व का प्रयोग होता है। अब हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखने का मतलब आपको सारी चीज़ आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, कंकर पत्थर, कंकर पत्थर शब्द लिखा, दोहा भी आता है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। तो कंकर पत्थर जोड़कर, तो क्या केवल कंकर और पत्थर ही जुड़ेंगे क्या? क्या कंकर पत्थर ही जुड़ेंगे क्या? कंकर पत्थर केवल दो चीजें से क्या किसी चीज का निर्माण किया जा सकता है क्या? कंकर पत्थर जोड़ के, कबीरदास जी ने कहा भी था, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। तो कंकर पत्थर से नहीं होता। यहाँ कंकर पत्थर का मतलब हो गया जितनी भी निर्माण की सामग्री है, जितनी भी निर्माण की सामग्री है वो सारी की सारी निर्माण करने वाली सामग्री इसके अंदर आ गई। तो जब वो आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक समूह का बोध हो गया। जब समूह का बोध होता है तो समाहार द्वंद्व में हम लोग क्या करें? तो मैंने आपको पहले बताया था कि इतरेतर में किसका लोप होता है? और का लोप होता है। वैकल्पिक में किसका होता है? या अथवा का होता है। तीसरा कौन सा बचा था? तो आप लोग कहेंगे तीसरा बचा था आदि। तो हम इस प्रकार से यदि अध्ययन करें, एक एक चीज के बारे में समझें, तब हमें लगेगा कि यहाँ कहीं भी कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। तो कंकर पत्थर हो गया, तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना। आदि कहाँ लगता है? तो हम कहते हैं आदि पीछे लगता है, तो योजक चिन्ह की जगह कोमा लगा दीजिए, कंकर पत्थर आदि। कहते हैं कि ये भवन कैसे बना? कंकर पत्थर आदि से बना है। तो क्या कंकर पत्थर दो से बना है? तो कहने वाला तो यही कहे कि छोड़ देगा बात को, कंकर पत्थर मिलाकर बन गया, कंकर पत्थर आदि से बना है, ऐसा कह के वो छोड़ देता है। तो हम समझते हैं कि कंकर पत्थर से नहीं बनता। निर्माण की जितनी भी सामग्री होती है, चाहे
ईंट हो, चाहे गारा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे जिप्सम जिसे हम खड्डी बोलते हैं वो हो, लोहे की प्रयोग करने वाले लोहे का प्रयोग भी करेंगे। तो खूब सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो यहाँ एक समूह का बोध होता है और इसका जब विग्रह करते हैं तो आदि शब्द लगाते हैं। यहाँ बात करते हैं तन बदन, तो तन यानी शरीर और बदन, बदन भी हो सकता है तन और बदन, तो तन बदन, बदन यहाँ शब्द लिखा जा सकता है। तो तन बदन में आग लग गई, तो यहाँ तन बदन में आग लगने का मतलब क्या होता है कि केवल तन में लगी क्या? नहीं, शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे हाथ हो, चाहे पाँव हो, चाहे अंगुलियाँ हो, चाहे मुंह हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, इन सब का जब प्रयोग होता है तो इनके पीछे हम लोगों को आदि शब्द का प्रयोग करना चाहिए। विग्रह करते समय आदि का प्रयोग करना चाहिए। बाप दादा, यहाँ शब्द लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाप दादा ने देखी है क्या टीवी या ऐसी चीज़ें देखी है क्या? तो यहाँ बाप दादा का मतलब हमारे जितने भी पीढ़ी के लोग हैं उन सभी पीढ़ियों की बात आ गई। तो यहाँ सभी पीढ़ी की बात आती है, तो पीढ़ी का समूह हो गया। तो जब इनका समूह होता है तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? समाहार द्वंद्व का प्रयोग करते हैं। अगल बगल में देखो, तो क्या केवल अगल और बगल दो साइड में देखना है? नहीं, अगल बगल में देख के चलो ये नहीं है, इधर उधर आगे पीछे सब तरफ देख कर चलो। तो अगल बगल कहने का भाव हो गया, एक ग्रुप बन गया। इसको कहना मतलब सब तरफ, चारों तरफ देख के चलने की बात हो गई। तो यहाँ जब एक समूह को दर्शाने का काम हो जाए तो समूह को दर्शाना, इसका मतलब समाहार हो गया। लेकिन शब्द तो अलग अलग ही है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तब आप लोग देखेंगे कि वहाँ द्वंद्व समास होगा। वो भी अब बात मैंने पहले ही बता दी कि इसका विग्रह करते हैं तो आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, बाप दादा आदि। आदि का मतलब भी क्या होता है? प्रारंभ से, यानी अपने पूर्वज सारे के सारे। चाय पानी पीकर जाना, तो यहाँ केवल चाय पानी दो चीजें पिलाएंगे क्या? चाय पानी पीकर जाना मतलब नाश्ता भी हो सकता है, यहाँ नाश्ता भी हो सकता है, खाना खाना भी हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे शब्द, कपड़े लत्ते पहन लिए क्या? तो कपड़े लत्ते, कपड़े आदि, लत्ते शब्द कोई मायने नहीं रखता, वाय का कोई मायने नहीं है। तो ये शब्द अनावश्यक रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन बात को पूरा करना होता है। चाय वाय पी ली गया, तो चाय वाय क्या होता है? वाय कुछ भी नहीं होता। तो चाय आदि पी ली गया, तो यहाँ चाय के साथ नाश्ता भी है, जो मैंने अभी यहाँ इसके बारे में बताया था, नाश्ता भी कर लिया गया। तो चाय आदि, क्योंकि जिस शब्द का अर्थ, क्योंकि ये सार्थक नहीं है, निरर्थक शब्द है, उसका भी प्रयोग हुआ। तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है तो भी समाहार द्वंद्व का प्रयोग उसमें माना जाता है। कपड़े लत्ते, लत्ते क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, लेकिन बात को पूरा करते हैं और पूरा करने पर कपड़े आदि हो जाएगा। ऐसे शब्दों का, जिन शब्दों के साथ निरर्थक शब्द आते हैं, कौन से आते हैं? निरर्थक शब्द आते हैं, उनका विग्रह करते समय कपड़े आदि, केवल इतना लिखना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। चाय वाई, तो वाई शब्द क्या है? कुछ भी नहीं है, निरर्थक शब्द है। और जब निरर्थक शब्द है तो इसका मतलब क्या हो गया? विग्रह कैसे करें? विग्रह करने का तरीका यही है, चाय आदि, कपड़े आदि, तन बदन, दोनों ही चीज़ें। बदन को भी ले लें, केवल बदन को ले लें तो शरीर होगा, तन का मतलब भी शरीर होगा। बदन लेते हैं तो मुख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शब्दों को जब देखेंगे तो देखते ही आपको ध्यान में आएगा कि ये शब्द एक समूह को दर्शाते हैं, एक ग्रुप को बता रहे हैं। तो यहाँ द्वंद्व समाहार होगा, द्वंद्व समाहार या समाहार द्वंद्व का प्रयोग होगा। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी चीज़ को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग आगे और भी टेस्ट के माध्यम से भी कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, किस परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आ रखे हैं, उनको भी बताते हुए अपने निःशुल्क वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।